आज मैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 8वां भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वकील ने समर्थन किया। जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी। अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही न हूँगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मजे से हजारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए है। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपनी जबान और कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दे, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है, अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने जमाने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्जा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री और मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हजार माहवार मिलना चाहिए। यह लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्जा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली और निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेठाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्जाजी के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कंपन हो रहा था और आंखें पटरा गई थीं। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई, दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ियां भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों और बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शव में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगें हृदय में आनंद की तरंगे पैदा कर देती थीं। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियां भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है। लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुंचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जाजी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा उठा ले। कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कुतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा ले? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तुम इसे ले जाओ।
तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखूंगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊंगा सरकार। आप इतनी दूर से आए, इस कड़ी धूप में शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊं? उठा उठा, देर न कर। मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रह कर मिर्जाजी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए, हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्जाजी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा। अब उठा ले और घर चल। मिर्जाजी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे। बिल्कुल निराहार, निर्जल, मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तक तटस्थ से वही पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते? कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है, लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा, तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हैं हजरत? क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया। अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए न। तंखा ने मिर्जा को कुतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर इसे जितनी खुशी होगी, मुझे या आपको न होगी। तंखा खिसियाकर बोले, जाइए। सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते न सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी पर यह भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल ताहिर इसी शहर से खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ है ही, हुक्काम भी उनके मददगार है। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहे तो आपको उनसे 10-20 हजार रुपए महज यह जाहिर कर देने के मिल सकते हैं कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने उनकी ओर हिकारत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न आने दिया। मुझ पर आप जितनी लानत चाहे भेजें, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं है। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए शरा का पाबंद होने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा। आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पांव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुद गरज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जाजी की बुद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था, वह बहुत कम हो गया।
उनके लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो उनका कोई मेल न हो सकता था। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया, पर स्थूलकाय तंखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया था और दम लेने लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकुचाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ, कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डॉल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जाजी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी, सरकार आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजूरों ही का काम है। मैं तुम्हारा दुगुना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जाजी का पुरुषत्व अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे और आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कमबख्त कहाँ रह गया? जैसे इस लाश में सीसा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तंखा की गर्दन पर रख दूं तो मजा आए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, जरा उसका मजा भी देखें, लेकिन बोझा उतारें कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जवानमर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली, कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है न? मिर्जाजी को बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता। मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा तो नहीं लगता कि मैं थाला चलूं और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुंचे। मिर्जा ने दाना फेंका, अब आपको भी कुछ दूर ले चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नजरों में अब मिर्जाजी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है, बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज रखेंगे उसे मंजूर कर लूंगा। मैं इन चकमों में नहीं आता, मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्लाह। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीम, कन्वेंसर जो कुछ कहिएगा बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हो। तमखा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए। बहुत ज्यादा थके तो नहीं जान पड़ते, अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा, 4-5 पंसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ, 100 कदम। मैं गिनता चलूंगा, देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वाले पर लानत भेजता हूँ। तंखा ने जूते का फीता फिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ उठे और लाश को जमीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया। तंखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों।
मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तंखा ने एक डग और रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे। तंखा दो डग और बढ़े। आंखें निकली पड़ती थीं। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम की ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए, उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे चुकी थीं। केवल लौह किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर में चक्कर आया और वह शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया और अपने रूमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तंखा ने हांफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम न होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की, मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कांख कर 10 कदम इसे उठा लिया, तो यह न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, कागज तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? कैसे गोली लगी? कहाँ लगी? इसी को क्यों लगी और हिरनों को क्यों न लगी? लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतार कर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों और लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप नहीं, सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए? और गए बिना काम नहीं चलता। पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। और मिर्जाजी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था, मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुंदनेदार टोपी सिर पर रखे लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता था। मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली ही बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो।
जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरियाव दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिरकर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तंखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना सा मुंह लिए लौट जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थीं। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा। भूसा छिज गया था। ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी। उसी की कुट्टी काटकर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थीं कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल ले लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चुप जाएगी किसी को खेत में हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की यह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ा ही जाता है। अगर खेती में हल न चले तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे। निकालेंगे तो खेत ही से। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नोखेराम। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था। उसे कैसे टालें। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थीं और आज आसामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा, उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुवा बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो यही आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू साह की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दातादीन और दुलारी सहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के एक बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरांत और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिसके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए है। आखिर वह धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं, गया तो कहाँ गया। जूते जाने पर भी उनके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को। किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते थे, मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे।
नाटे मोटे खलवाट काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मदों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते पंडित जी पाल लगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी न अघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनी से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई। रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़ रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए गाय का डील डौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी अर्दब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए। जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गांठे हों तो गिरो रख कर रुपए ले लो। स्टाम्प लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े है, वह भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोतकर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो, इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद स्टाम्प सब झगड़ों से बच जाओ। 4 आदमी जो दाम कहें वह हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जायन, गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे, और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि करस वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बबार्दी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूँ ठाकुर, अभी आके जवाब देता हूँ। लेकिन घर आकर उसने ज्यों ही वह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहां से चाहो लाओ। सोना ने तो यहाँ तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाएगा। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कौर मुंह में न डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नाम करण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयां हो चुकी थीं। सोना कहती मुझे ज्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दोनों दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपत में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया गया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं, तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई।
दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा? अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में ही तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गईं। अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया। उसका मुंह नहीं देखती। रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार उख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई। उसे भी बेच दो। ले लो कल रुपए। जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे इसे भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी। एक पत्ती न हिलती थी। बादल छाए हुए थे, पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी। उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहाँ? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े में आग लेने आया है। इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं से आग मिल सकती थी। हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो अपना ही समझकर तो सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव से सबसे संपन्न यही कौड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे बैर, डॉक्टर हकीम अनाड़ी है। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता ही नहीं, और चिढ़ने तो बीमारी में सभी हो जाते हैं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इपिंजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता? होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया है। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उसकी कौन लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला।
धनिया रोष से बोली, देखी अपने सपूत की लीला। इतनी रात हो गई और अभी उसे अपने सेल से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। भोला की वह राण लड़की नहीं है, झुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसे विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए इसे उंगलियों पर नचा रही है, और यह समझता है वह इस पर जान देती है। तुम उसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चुहल की सूझी झुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती महरिया और कहाँ मिली जाती हैं। धनिया को यह चुहल तीर सा लगा, झुनिया इस घर में आए तो मुंह झुलस दून राण का। गोबर की चहेती है तो उसे लेकर जहां चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बंद होगे। फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा, कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह। इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को। मर मर के पाला है और झुनिया आकर राज करेगी। मुंह में आग लगा दूंगी राण के। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरिया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या असगुन मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देखे आ रहा हूँ। लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पथरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे। दौड़े हुए आए। दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, साफ विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो, पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो कोई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे। किसी तरह की चिंता न थी, लेकिन अब तो एक नई विपत्ति खड़ी हुई थी। क्या गाय थी कि बस देखता रहे? पूजने जोग 5 सेर से दूध कम न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्रा गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए, करोगे अपने मन की? तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गमीर लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा होता। मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बंधती रही, न गमीर लगी न जुड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे। सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो, चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई थी और बिलख बिलख कर रो रही थी।
उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उनकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी, और जब तक उनके हाथ का कौर न पा लेती, खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई थीं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में डिंडोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनून, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यो नाम बदनाम कर दिया। अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे। अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूँ तुम्हारा घर संभाले हुए हूँ। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धर कर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है। वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों देखा। सच, तेरे सिर की सौंह। तुमने अपनी आंखों देखा? कब? वही, मैं शोभा को देखकर आया तो वह सुंदरिया की नांद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला, मैं हूँ हीरा, कौड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा। मुझे चिलम पिलाई। वह उधर गया। मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ़, हीरा मन का इतना काला है। और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जासो रह, मगर किसी से भूलकर भी जिक्र न करना। कौन, सबेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कहे देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी। तीरथ करना पड़ेगा। भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला। और गवाही दिलाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्या पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं। जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थीं। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी।